नमस्कार। आरगे नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राधा कृष्ण कुमार। आज मैं आपसे प्राचीन भारत की राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान पटना के इतिहास के विषय में बात करूंगा। भारत के इतिहास का स्वर्णिम युग उस समय था जब भारत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। उस समय भारत की सीमा उत्तर में बर्मा, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में अरब सागर और पश्चिमोत्तर में हिंदू कुश पर्वत तक थी। यानी उन दिनों अफगानिस्तान और पाकिस्तान भारत के भूभाग थे। उस समय भारत विश्व के सभी देशों में उन्नत था। सम्राट अशोक के शासन काल के दौरान विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी ऑफ द वर्ल्ड में भारत की हिस्सेदारी 32% थी। यानी संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की हिस्सेदारी 1/3 थी। लिहाजा अनुमान लगाया जा सकता है कि भारत कितना अमीर देश था। दुनिया का कोई भी देश भारत की बराबरी नहीं कर सकता था। भारत के वैभव, संस्कृति, शिक्षा और विज्ञान का केंद्र था। दुनिया के लोग भारत की ओर देखते थे जैसे आज लोग अमेरिका, यूरोप, जापान और चीन को विकसित राष्ट्र मानते हैं। पाटलिपुत्र ईसा पूर्व 600 से लेकर 476 ईस्वी तक लगभग 1000 सालों तक विभिन्न प्रमुख राजवंशों की राजधानी थी, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश तथा गुप्त वंश की राजधानी थी। इन वंशों के साम्राज्य के काल में सबसे प्रतापी सम्राटों में से मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनका पोता अशोक थे। गुप्त वंश के में चंद्रगुप्त द्वितीय थे। हर्यक वंश में से गुप्त वंश तक भारत की उन्नति बहुत हुई थी तथा यह उन्नति के शिखर पर था। लेकिन गुप्त काल के अंतिम सम्राटों के समय पतन होना शुरू हो चुका था और यह सिलसिला आगे बढ़ता गया। फिर भारत हर क्षेत्र में पिछड़ता चला गया और बाद में ये देश कई सालों तक विदेशियों का गुलाम रहा। सम्राट अशोक के समय पाटलिपुत्र के वैभव का बखान मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में की है। मेगास्थनीज यूनान देश के मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में एक राजदूत थे। पाटलिपुत्र के विषय में जानकारी मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अलावा 3री शताब्दी के प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान और 7वीं शताब्दी के वेहनसंग के नगर निरीक्षण तथा उनकी यात्रा वृत्तांतों से मिलती है। पाटलिपुत्र महान कूटनीतिज्ञ कौटिल्य यानी चाणक्य, खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, महान बौद्ध चिंतक मोगलीपुत्र तथा वात्स्यायन की जन्मभूमि और कर्मभूमि रही है। यह नगर बौद्ध और जैन धर्म का उद्गम स्थल रहा है। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर का उपदेश भी पाटलिपुत्र, राजगीर, बोध गया और वैशाली के इलाके में अक्सर होता रहता था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की योजना मगध के सम्राट बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने बनाई थी और वह मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र राजगीर से पाटलिपुत्र स्थानांतरित यानी ट्रांसफर सामरिक तथा सुरक्षा को ध्यान में रखकर करना चाहा था। लेकिन अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र के समय पाटलिपुत्र मगध साम्राज्य की राजधानी बनी। लिच्छवी आक्रमणों से बचने के लिए अजातशत्रु के कुछ सुरक्षा उपाय अपनाने पर उसे 3 नदियों से
संरक्षित एक प्राकृतिक नदी किला मिला। पाटलिपुत्र के उत्तर में गंगा तथा गंडक है पश्चिम में सोन तथा दक्षिण में पुनपुन नदियों से घिरा हुआ पाटलिपुत्र आज भी पटना की यही भौगोलिक स्थिति है। अजातशत्रु के पुत्र ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र ट्रांसफर कर दी थी और यह स्थिति मौर्य और गुप्त शासन के दौरान भी कायम रही। यूनानी राजदूत मेगस्थनीज ने लिखा था कि पाटलिपुत्र 22 मील की परिधि में था, जिसमें 62 द्वारों और 577 टावरों से घिरी एक लकड़ी की दीवार थी, जो सूसा और हमदान जैसे फारसी नगरों की भव्यता को टक्कर देती थी। इसमें महत्वपूर्ण जैन और बौद्ध प्रभाव था, क्योंकि बौद्ध धर्म के संस्थापक भगवान बुद्ध और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर दोनों आसपास ही रहते थे और उपदेश देते रहते थे। मेगस्थनीज अपने इंडिका में वर्णन करते हैं कि पाटलिपुत्र शक्ति और महिमा में हर दूसरे नगर से आगे है। यह एक बहुत बड़ा और समृद्ध नगर है। यहाँ के सम्राट के पास 6 लाख पैदल सैनिक, 30,000 घुड़सवारों और 9,000 हाथियों की एक अस्थायी सेना है, जिससे उसके संसाधनों की विशालता के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। ग्रीक लेखक क्लाडियस ने भी लिखा है कि पाली ब्रोथा यानी पाटलिपुत्र दुनिया के सबसे खूबसूरत नगरों में सबसे आगे है और दुनिया का कोई भी शहर इसकी भव्यता के पीछे है। अशोक के शासन में अधिकांश वह लकड़ी की संरचना की थी और धीरे धीरे पत्थर में बदल दिया गया होगा। अशोक एक महान निर्माता के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने शाही स्मारकों के निर्माण के लिए विदेशों से कारीगर भी बुलाए होंगे। जब चीनी यात्री ह्वेनसांग ने वर्ष 637 में पाटलिपुत्र का दौरा किया था, तो उसने शहर को एक खंडहर में पाया था। उन्होंने लिखा कि पुराना शहर कई वर्षों पूरी तरह से वीरान हो गया था और जो कुछ बचा था वह गंगा के किनारे एक छोटा दीवारों वाला शहर था, जहां लगभग 1000 से अधिक लोग भी नहीं रहते थे। ह्वेनसांग ने लिखा है कि शहर की अधिकांश पुरानी इमारतें नष्ट हो गई हैं और केवल उनकी नींव की दीवारें बची हुई हैं। एक इमारत जिसका उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है वह एक पुराना स्तूप था, जिसके बारे में कहा जाता है कि अशोक द्वारा निर्मित 84,000 स्तूपों में से पहला था। उन्होंने लिखा कि इसकी नींव जमीन में धंस गई थी, जिससे गुंबद का केवल सजावटी शीर्ष दिखाई दे रहा था और वह भी खतरनाक स्थिति में था। शहर के दक्षिण पूर्व की ओर कुकू रामा मठ की केवल नींव बची थी। पाटलिपुत्र का पतन संभवतः ह्वेनसांग के आने से काफी पहले शुरू हो गया था। कुम्भरार के पुरातात्विक साक्ष्यों से पता चलता है कि ईसा के 300 वर्ष के बाद पाटलिपुत्र का पतन होना शुरू हो गया था। ईसा के बाद 5वीं सदी के अंत में किसी समय एक विनाशकारी बाढ़ ने भी शहर को तबाह कर दिया था। जैन धर्म के एक कृति ठिट्ठल होगली पैजनिया ने पाटलिपुत्र को नष्ट करने वाली सोन नदी की विनाशकारी बाढ़ का उल्लेख किया है। यह विवरण उस बाढ़ का वर्णन किया है जो भाद्र या सितंबर महीने के 17 दिनों और 17 रातों की भारी बारिश के बाद होने वाली बाढ़ के रूप में करता है। जाहिर तौर पर सोन के बाढ़ के कारण गंगा भी तूफान पर होगी और
पाटलिपुत्र कई तरफ से जलमग्न हो गया होगा। विवरण में पाटलिपुत्र के व्यापक विनाश का वर्णन किया गया है। हालांकि यह भी कहा गया है कि बाद में शहर का पुनर्निर्माण किया गया था। 5वीं सदी के छठे दशक में भारत पर हुनों का आक्रमण होना पाटलिपुत्र के पतन का कारण माना जाता है। हुनों ने स्कंदगुप्त के शासनकाल में 458 में आक्रमण किया था, जिसके कारण गोथिक युद्ध हुए और बाद में स्कंदगुप्त ने उन्हें परास्त कर दिया था। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हुनों का सरदार मिहिरकुल ने दूसरा आक्रमण की लगभग 470 ईस्वी में किया था, जिससे गुप्त साम्राज्य को अस्थायी रूप से उखाड़ फेंका था। कोमरार में 80 स्तंभ वाले हॉल में पाई गई राख की एक मोटी परत से पता चलता है कि इमारत आग में नष्ट हो गई थी, जो संभवतः इस सिद्धांत की पुष्टि करती है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, और आगे इस प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।